हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बढ़िया हो गए, पढ़ाई भी आपकी शानदार चल रही होगी। और ये सारी क्लासेस जो हम ला रहे हैं बराबर आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी समय पथ पीसीएस एकेडमी में, ये सारी क्लासेस आप इत्मीनान से, आराम से और गौर से देख रहे होगे। ये सारे एमसीक्यूज़ भी देख रहे होगे। एक मेरे भाई का मैसेज आया था, कमेंट आया था कि सर इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिया करिए। तो आपको जिनको भी ये लग रहा है कि क्वेश्चन आंसर करा देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप इंटरेस्ट ले रहे हो पढ़ाई में। तो एमसीक्यूज़ में लेकर आता हूँ वो ये एनसीईआरटी के चैप्टर से ही लाता हूँ, और ये सारे एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो वो मेरे भाई का बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट मुझे, और थैंक यू मेरे भाई, आपने कमेंट किया। और आपको भी अगर आपको बाकी लोगों को भी कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ बताएं मुझसे, कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताएं। और अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना। हम ये सारी एनसीईआरटी क्लास लाते हैं और इसको पूरी 12th तक की कराएंगे, परेशान मत होना। बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस आने वाली हैं आपके चैनल पर, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये सारी क्लासेस आप गौर से देखिए, अच्छे से देखिए, इत्मीनान से देखिए, और इन सारी क्लासेस के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको अच्छे से सॉल्व करिए। आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस यहाँ से फंसेंगे ही फंसेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होना। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। हमने क्लास 6th की और 7th की हमने पूरे चैप्टर एनसीईआरटी के हिस्ट्री के जो चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर कवर कर दिए हैं। आज हम कक्षा 8 की यानी क्लास 8th की हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, और उसका पहला चैप्टर हम आज से शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, तो आज हम इसको ही शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि हिस्ट्री में तारीखों का क्या महत्व रहा है, हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक, तो अच्छे से इसको भी हमें जान लेना है। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती थी। मतलब कह रहा है कि पहले जो हिस्टोरियंस होते थे वो क्या करते थे, ये जानने की कोशिश किया करते थे कि कब कौन सा राजा आया, कब कौन से राजा का राज्याभिषेक हुआ। उनके लिए इतिहास इतना ही था कि कब कौन सा राजा आया, किसने शासन किया, कितने साल शासन किया। ठीक, पहले के इतिहासकार बस इसमें ही उलझे रहते थे। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। आज भी हम सोचते हैं ना कि जब कहते हैं हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री के नाम से ही हमें कहता है नहीं भाई, बहुत डेट्स याद करनी पड़ती है, बहुत फैक्चुअल होता है। तो यही बता रहा है कि पहले के जो हिस्टोरियंस थे वो यही सोचा करते थे कि भाई इतिहास मतलब तारीखें याद करो, राजाओं को देखो, कौन सा राजा कब आया, किसने कब तक शासन किया, इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते थे। आपने भी लोगों को ये कहता सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते रटते चले जाओ। यही जो मैंने बात कही है ना कि हम लोग अक्सर कहते हैं भाई इतिहास बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें तारीखें बहुत याद करनी पड़ती है। हालांकि ऐसा नहीं है। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? बताइए, आप बताइए, क्या सही है? नहीं भाई, केवल डेट्स नहीं याद करनी पड़ती। हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम अतीत में जो हमारा पिछले समय में यानी पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, अच्छी चीज़ें हुई हैं उसको ग्रहण करना है, बुरी चीज़ें हुई हैं उसको, वो गलतियां हमें अब दोबारा नहीं दोहरानी है। ठीक है, इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तारीखों की वजह से नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे कि हम अतीत यानी पास्ट और वर्तमान यानी प्रेजेंट की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं। कह रहा है कि हम जैसे कोई बात करते हैं ना कि पहले क्या था, हमें क्या देखना है कि पहले क्या क्या चीज़ें थी, उनमें क्या क्या चेंजेस आए, कैसे कैसे परिवर्तन आया, है ना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसे ही रहा हो। लेकिन हम सब के सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। अचंभे के क्षण यानी कि ऐसे बहुत से समय आता है जब हम कोई चीज़ को देखते हैं और हम शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ था। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यानी आपके अंदर मन में यह सवाल उठता होगा कि रेलवे का निर्माण कब हुआ था। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे।
सुबह सुबह अखबार पढ़ते आप यह जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। मतलब कह रहा है कि हम हिस्ट्री को केवल डेट्स में बांध कर ना रखें कि भाई वो राजा इतने समय में आया था, इतने दिन शासन किया और राजा का क्या नाम था। हिस्ट्री मतलब ये नहीं है, फैक्ट ही नहीं है। हिस्ट्री का मतलब है कि जो आप देख रहे हो आप अपने सामने, वो चीज़ें उसका विकास कैसे हुआ होगा। जैसे रेलगाड़ी देखते हो तो रेलगाड़ी सबसे पहले रेलगाड़ी कैसे शुरू हुई होगी, कहाँ शुरू हुई होगी। चाय पीते हैं तो चाय पीते पीते मेरे माइंड में आना चाहिए कि भाई चाय जो हम पी रहे हैं, सबसे पहले चाय किसने पिया था, मतलब कैसे कैसे बनी, ये पेय पदार्थ के रूप में कैसे आई, है ना। हम जो भी चीज़ देखते हैं, हम मोबाइल फ़ोन देखते हैं, मोबाइल फ़ोन की हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले फ़ोन कैसे आया था। तो हम हर चीज़ की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करें, ये है इतिहास। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था। कह रहा है कि जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, जैसे चाय को ही मान लो कि हम चाय पीना है, तो ऐसा नहीं कि किसी दिन कोई अचानक भारत के लोग उठे और सुबह सुबह बिना कोई प्री प्लानिंग के, बिना कोई डेवलपमेंट के, यानी बिना कोई चाय की कोई हिस्ट्री की, अचानक उठे किचन में गए चाय बनाया पी लिया। भाई चाय जैसे पिया, चाय पत्ती आई, चाय पत्ती का कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होता होगा ना, तो वो कैसे शुरू हुआ, हर चीज़ की हिस्ट्री है। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनके ज़बान पर चढ़ा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 26 जुलाई को चाय पिया था, चाय बन गई थी, या चाय पत्ती का वो हो गया था विकास। नहीं भाई, ये धीरे धीरे एक प्रोसेस है ना, कि सबसे पहले पौधा हुआ होगा, उसके पहले उसका बीज आया होगा, और कभी कभी फसलें नष्ट हुई होंगी, शुरू में एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, फिर कभी ना कभी जा करके धीरे से पहली चाय बनी होगी, लेकिन हो सकता है गड़बड़ बन गई हो, फिर धीरे धीरे करके वो चाय सही बननी शुरू हुई, और फाइनली जा करके एक टाइम बाद हो सकता है 5-6 महीने लग गए हों ये प्रोसेस चलते चलते, और तब जाके चाय अच्छी बनी, है ना। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते कि ब्रिटिश शासन कब स्थापित हुआ था। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि भाई एक दिन में नहीं, इसका भी एक प्रोसेस था। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये भी बताना संभव है, ये भी बताना संभव नहीं है। मतलब कह रहा सोसाइटी में कब चेंजेस आ गए। भाई चेंजेस तो एक दिन नहीं होता है ना, कि हाँ भाई 26 जुलाई बताया तो 26 जुलाई को चेंजेस आते, नहीं। चेंजेस हज़ारों सालों से समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, तो हज़ारों साल के कोई एक डेट नहीं है। तो कह रहा है कि हर चीज़ की हम डेट नहीं बता सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवध की बात ही कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? कह रहा कि अगर ऐसा है कि हम किसी चीज़ को एक डेट में बता ही नहीं सकते, तो भी भैया हर चीज़ को जैसे कि फिर इतिहास को, हिस्ट्री को डेट से जोड़कर क्यों देखते हैं, हम क्यों बताते हैं डेट? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक रीज़न है। क्या रीज़न है? एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों की इतिहास माना जाता था। कह रहा है कि एक समय था जब बड़ी बड़ी घटना या कोई बड़ा युद्ध हो जाता था, उसकी ही जो डिटेल्ड जानकारी होती थी, उसको ही हम कहते थे यही इतिहास है। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती थी, और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। कह रहा कि जो इस तरह का इतिहास था, जैसे कि बच्चा कब पैदा हुआ, राजा कुर्सी पर कब बैठा, उनका विवाह कब किया, है ना, तो ये सारी हम फैक्चुअल चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस वाली चीज़ें होती हैं वो नहीं बता सकते हैं। ठीक, जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, यानी कि कक्षा 6 और कक्षा 7 की जो हमने बुक्स पढ़ी हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री की, उसमें बता रहे हैं कि हम ये चीज़ पढ़ कर आए हैं। अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों में भी लिखने लगे। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे,
और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। मतलब कह रहा है कि पहले के हिस्टोरियंस केवल डेट पर काम करते थे, यानी राजा कब बना, उसका बच्चा कब पैदा हुआ, उसकी ताजपोशी कब हुई, ये सारी फैक्चुअल चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अब हिस्टोरियंस क्या करते हैं, ये केवल फैक्चुअल नॉलेज नहीं गेन करते हैं कि राजा कब बना, बच्चा कब पैदा हुआ। अब हिस्टोरियंस क्या करते हैं, एक प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, जैसे कि वो ये सोचते हैं कि उस समय का जो समाज था, मान लीजिए अशोक के काल की बात करें, ठीक है, तो अशोका के समय का जो समाज था, लोकल लोग थे, तो वो जो आम भारतीय थे यानी आम नागरिक थे, वो लोग कैसे रहते थे, उनकी रोजी रोटी का साधन क्या था, वो क्या कमाते थे, खेतों में क्या उपजाते थे, कैसे रहते थे, है ना। और शहर जो बनना शुरू हुए थे, शहर कैसे बनने लग गए थे, मार्केट कैसे कैसे बनी, बाजार किस तरह से रियासतें बनी और किस तरीके से रियासतें ख़त्म हुई। अब वो प्रोसेस जानने की कोशिश कर रहे थे, सोसाइटी जानने की कोशिश कर रहे थे, चेंजेस जानने की कोशिश कर रहे थे। बात समझ में आई। ये आया फिर इतिहास का मोड़। कौन सी तारीख है, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम जो तारीखें चुनते हैं, जिसके आसपास हम पास्ट की जानकारी या पास्ट की कहानी सुनते हैं, वो ऐसा नहीं इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगे। वो एक्चुअली बात यह है कि कुछ ऐसे नए नए मुद्दे हैं जिसको ध्यान देने लग जाते हैं, और उसकी वजह से महत्वपूर्ण तारीखें या महत्वपूर्ण जो डेट्स होती हैं वो भी बदलने लग जाती हैं। जैसे एक उदाहरण लो, एक उदाहरण पर विचार कर रहे हैं। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे थे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। मतलब कह रहा जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उनके लिए भारत में जितने भी गवर्नर जनरल आए थे, सभी का टाइम पीरियड, सभी का जो भी शासनकाल है वो महत्वपूर्ण था। और ये इतिहास जो पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनके शासन से शुरू होता है और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ साथ खत्म हो जाता है। ठीक है, अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल जैसे हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों, इनके आधार पर ही तय होता है। या ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। मतलब कह रहा है कि जब अगर ब्रिटिश हिस्टोरियंस को देखेंगे तो क्या करते थे वो लोग, जब लिखते थे भारत के इतिहास के बारे में, तो जो भारत में ब्रिटिश शासन चला और उसमें जो भी गवर्नर जनरल आए, ठीक है, तो वो लोग सारे गवर्नर जनरल के बारे में डिटेल से लिखा करते थे। उन ब्रिटिश हिस्टोरियंस के लिए क्या था, भारत का इतिहास का मतलब है भारत में गवर्नर जनरलों ने जो जो काम किया, जो जो शासन किया है, वही चीज़ इन गवर्नर जनरल या वायसराय के अलावा भारत में उनके लिए कोई था ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट यही थे, मतलब यही भारत था, भारत यही थे। समझ रहे हो, इनके बियॉन्ड उनको कुछ दिखता ही नहीं था कि आम नागरिक क्या करते थे, भारत में कृषि क्या होती थी, वो इन सब के बारे में लिखते ही नहीं थे। बस इनकी नीतियाँ, इनकी उपलब्धियाँ, इनकी गतिविधियाँ, इन्हीं के बारे में सारी चीज़ें लिखा करते थे। तो उनके लिए केवल इतिहास का मतलब था गवर्नर जनरल और उनका टाइम पीरियड। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते थे? गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों को किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? मतलब कह रहा है जब भी हम हिस्ट्री या कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके हम डिवीज़न करते हैं ना, उसको कई पार्ट्स में बांटते हैं। क्यों बांटते हैं भाई? आप इसका आंसर तो दे सकते हो कि भाई हमें पढ़ना आसान हो जाता है, अच्छी चीज़ अच्छे से समझ में आता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, कुछ सस्पेंस बना रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है
कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। जैसा कि हमने बताया, अलग अलग इसीलिए करते हैं ना, ताकि चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, उसको याद कर सकें, सस्पेंस बना रहे। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधि कोई मायने नहीं रखती। मतलब जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस के लिए हिस्ट्री का मतलब था कि उनका हिस्ट्री का मतलब था गवर्नर जनरल और इनके जीवन के आसपास की कहानियों को ही लिखना। तो कह रहा कि भाई उनके लिए तो भारतीयों की कोई गतिविधियों, भारतीयों का जीवन मायने ही नहीं रखता, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। मतलब कह रहा है कि अब जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस अभी तक लिखते थे कि गवर्नर जनरल और उनके आसपास का जीवन ही भारत है, भारत की चीज़ें हैं, तो भाई अब ऐसा नहीं, अब चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। और अब अभी तक जैसे वो गवर्नर जनरल को प्रायोरिटी देते थे, उनकी ही बातें करते थे, अब जो नए हिस्टोरियंस आ रहे हैं वो क्या करेंगे? आम जनमानस की, उस समय आम जनमानस कैसा था इसकी भी बातें करेंगे। अब कह रहा है कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं, हम कैसे बताएंगे किस अवधि में क्या हुआ, टाइम पीरियड कैसे तय करते हैं। 1817 में 1817 में स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी? जेम्स मिल। इन्होंने क्या किया था? ये भारत का इतिहास था, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने इस किताब में भारत को, यानी भारत के इतिहास को 3 पार्टों में बांटा। एक हिंदू पीरियड, एक मुस्लिम पीरियड और एक किसमें? ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? इन्होंने 3 पीरियड में बांट दिया। किसने? जेम्स मिल ने। हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में उन्होंने बांट दिया। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने की इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जो ऐसे कालखंड में बांटा, क्या ये ठीक है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं भाई? क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है, रीज़न है इसके पीछे। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब कह रहा है कि जब हमने चीज़ें बांटी कि ये हिंदू पीरियड है, ये मुस्लिम है, ये ब्रिटिश है, तो जब हिंदू पीरियड कहा तो अब कहेंगे कि ये हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड, चूँकि हमने इनको अलग किया है तो अलग करने का कोई तो रीज़न होगा ना, कुछ तो कारण होगा, कुछ अलग हुआ होगा इन दोनों पीरियड में। तो कह रहा है कि हर चीज़ की एक वजह होती है, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच जो बदलाव आए हैं उसका क्या महत्व है। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। ये जो जेम्स मिल थे, जो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे, इनको ये लगता था कि एशिया में जितने भी कंट्री हैं, एशियाई समाज जितने हैं, एशिया की सोसाइटी, वो सभी यूरोप के लोगों से बहुत पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ जो हिंदू और मुसलमान तानाशाह थे, उनका राज था। कह रहा कि भारत में अंग्रेज़ों के पहले भारत में हिंदुओं और मुसलमान तानाशाही चला करती थी। ऐसा कौन कहता है? ये जेम्स मिल कहते हैं। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर होते थे, यानी धार्मिक लड़ाइयाँ, मनभेद, मतभेद, जातिगत बंधनों और अंधविश्वास का ही बोलबाला था। ऐसा कौन सोचते हैं? जेम्स मिल सोचते हैं, स्कॉटलैंड के, जो कि अर्थशास्त्री थे। जेम्स मिल की राय में, यानी कि उनके विचार में, वो क्या सोचते थे कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। ये कहते थे कि जो ब्रिटिश शासन ही है जो भारत को सभ्य बना सकता है, अदरवाइज भारत सभ्य नहीं है, भारत के लोग सभ्य नहीं हैं। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। जेम्स मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। भाई जो जेम्स मिल थे, देखो जेम्स मिल, ठीक है,
ये कहाँ क्या थे, ये स्कॉटलैंड में अर्थशास्त्री भी थे और दार्शनिक, राजनीतिक दार्शनिक भी थे हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने 3 काल में बांटा इतिहास को, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश काल। ठीक है, ठीक, ऐसे करके 3 इन्होंने भागों में बांट दिया भारत के इतिहास को। और जेम्स मिल क्या कहते थे, कहते थे कि एशिया के पूरा समाज, यानी एशियाई जो समाज है, एशिया के लोग हैं, वो सभी यूरोप के समाज से बहुत पिछड़े हुए हैं और ब्रिटिशर्स को भारत के पूरे लैंड एरिया में, पूरे भूभाग में कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि सारे भारतीयों को जो कि असभ्य हैं इनको सभ्यता सिखानी चाहिए। ये कौन सोचता था, ये जेम्स मिल का विचार था। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? वो कहते थे कि अंग्रेजी शासन जब तक नहीं था तब तक भारत में अंधकार ही अंधकार था, लोग कुछ जानते ही नहीं थे, असभ्य थे। क्या इतिहास के इस दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? मतलब कह रहा है कि जैसे इसमें हिंदू काल में बांटा, तो हिंदू काल में क्यों बांटा भाई? कैसे कह सकते हो कि ये हिंदू पीरियड था? क्या उस काल में बाकी के धर्म और भी धर्म नहीं थे? अगर थे, जैसे आज का समय कहते हैं कि भाई हिंदू काल है, ठीक है, भारत में हिंदू काल चल रहा है, कैसे कह सकते हो? या कहते हिंदू शासन चल रहा है, कैसे कह सकते हो? भाई और भी लोग हैं, जैसे मुस्लिम हैं, है ना, ईसाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, बहुत से समाज रह रहे हैं, तो केवल एक को ही नहीं बोल सकते ना। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? मतलब कह रहा है कि जो शासन कर रहा है, जो सरकार पे है, उसका क्या धर्म है, उसके धर्म के हिसाब से ऐसा थोड़ी ना कह दोगे कि वहाँ पर वो शासन था। जैसे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी हिंदू परिवार से आते हैं, तो ऐसा नहीं कह देंगे कि भारत ये हिंदू काल चल रहा है, नहीं, क्योंकि हम छोटी छोटी जगह जब देखेंगे तो वहाँ कई मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं था। अगर भाई शासक जो है उसके ही धर्म से उस देश का धर्म बताएंगे, उस देश का इतिहास बताएंगे, तो इसका मतलब बाकी जो लोग हैं वो तो सब बेकार ही हो गए ना। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासक का भी एक धर्म नहीं होता था। जैसे आज भी है, मोदी जी हिंदू धर्म से आते हैं, बहुत से लोग हैं कि जो हिंदू धर्म से नहीं आते होंगे, है ना। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर या केरल के चीफ मिनिस्टर या बहुत से ऐसे होते हैं जो कि हिंदू धर्म से नहीं आते हैं। कोई मुस्लिम धर्म से आता है, कोई पारसी धर्म से आता है, कोई ईसाई धर्म से आता है, कोई बौद्ध धर्म से आता है, ठीक, कोई सिख समुदाय से आता है। तो ऐसा नहीं कह सकते। हालांकि सिख समुदाय को भी हिंदू का ही पार्ट माना जाता है, उनको भी हिंदू ही माना जाता है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। फिर क्या हुआ, कह रहा है कि अभी तक जेम्स मिल ने ऐसे बांटा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। फिर आगे जब इतिहासकार आए, धीरे धीरे बंटना शुरू हो गए। आगे वाके जो इतिहासकार आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राचीन, मध्यकाल यानी मिडीवल ईरा और मॉडर्न ईरा ऐसे करके इतिहास को बांटा। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन कालखंडों में बांटने को यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। मतलब आधुनिक काल इनके लिए क्या था, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके लिए था आधुनिक काल, यानी मॉडर्न इरा का मतलब था साइंस यानी विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी ये सब मॉडर्न चीज़ें होनी चाहिए। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। मध्यकालीन समाज किसको कहते थे, जहां विज्ञान नहीं था, तर्क नहीं था, आप डिबेट नहीं कर सकते हो, अपनी बात नहीं रख सकते हो, लोकतंत्र नहीं था, मुक्ति नहीं थी, समानता नहीं थी, ये सारी आधुनिक चीज़ें नहीं थी, इसलिए वो क्या है, मध्यकालीन समाज है। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। कह रहा है कि आपने कहने को तो कह दिया कि ये मॉडर्न युग है, आधुनिक काल है,
लेकिन कैसे कह रहा हो? क्योंकि आपका कहना है कि जहाँ विज्ञान है, तर्क है, लोकतंत्र होना चाहिए, मुक्ति होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, समानता है, ये सारी चीज़ें हैं, वो है मॉडर्न इरा, आधुनिक काल, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों का काल, आप जिसको मॉडर्न इरा बोल रहे हो, आधुनिक काल बोल रहे हो, क्या वहाँ पर लोगों को आज़ादी थी? नहीं थी। क्या स्वतंत्रता थी? नहीं थी। समानता थी? नहीं थी। फिर कैसे हम बोल सकते हैं कि हम आधुनिक काल, ये आधुनिक काल है? तो इस बारे में कह रहा है कि हमें सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को क्या कहते हैं? औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक का मतलब क्या है? औपनिवेशिक, औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित कर दिया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदना शुरू किया, निर्यात यानी एक्सपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाना शुरू किया। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव यानी चेंजेस आने शुरू हो गए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? औपनिवेशिक कहते हैं। मतलब समझे? जैसे अंग्रेज भारत में आए, ठीक है, उन्होंने भारत को जीत लिया, यानी भारत में कब्जा कर लिया। उन्होंने भी भारत में कब्जा करने के बाद यहाँ की सोसाइटी में कंट्रोल किया, सारे खर्चे अपने पूरे करने के लिए यहीं से रेवेन्यू वसूल करना शुरू किया, यानी राजस्व वसूल करना शुरू किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदना शुरू किया, एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना था इसलिए एक्सपोर्ट करने के लिए, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई, जैसे नील वगैरह खेती करवाई थी कि नहीं, सुना है आपने। और इन सारी कोशिशों के कारण फिर धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो गए। और उन्होंने क्या किया कि यहाँ की जो भी मूल मान्यताएं थीं, पसंद नापसंद थी, रीति रिवाज थे, तौर तरीके थे, ये भी सब बदलने शुरू कर दिए। यानी जब ये सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये जब चेंजेस आने लग जाते हैं किसी देश के दबदबे के कारण दूसरे देश में, तो क्या होता है? यही होता है औपनिवेशिक या औपनिवेशीकरण। बात समझ में आई? यानी एक देश जब दूसरे देश पर इस तरह से हावी हो जाए कि उस दूसरे देश का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये सारे चेंजेस, ये बदलाव करने लग जाए, तो उस देश के लिए जहाँ पर ये हो रहा है, वो पहला वाला देश जो है वहाँ पर क्या कर रहा है? ये औपनिवेशीकरण कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसी को बोलते हैं औपनिवेशिक, ठीक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलोनियल, ठीक, कॉलोनी बना देता है, कॉलोनी, औपनिवेशीकरण हो जाता है। लेकिन जल्द ही आप ये समझ पाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कि कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। मतलब इस जो हम बुक पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है? हमारे अतीत। ये पार्ट 3 है ना। बात समझ में आई? कह रहा है कि जो औपनिवेशीकरण की ये सारी चीज़ें थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बदलाव थे, ऐसा नहीं कि सभी लोग फील कर रहे थे। बहुत से ऐसे समाज में लोग थे जो उसको फील नहीं कर रहे थे, वो इससे दूर थे, बचे हुए थे। हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास को? पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करता है? कौन कौन से सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं? कौन? हिस्टोरियंस। क्यों? ताकि वो पिछला इतिहास जान सकें। तो कौन कौन से सोर्स इस्तेमाल करते हैं? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए जो सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। यानी जो हिस्टोरियंस होते हैं उसके लिए जो सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि अंग्रेजी शासन ने तैयार किए थे, वो बहुत बड़ा सोर्स होते हैं तब के इतिहास जानने के लिए। अंग्रेजों को मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। अंग्रेज मानते थे कि हर चीज़ को हमको नोट डाउन करना चाहिए। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था, उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुए। यही नहीं कह रहा कि अंग्रेजों का मानना था कि किसी भी काम को करो तो लिख के ज़रूर करो, हर चीज़ लिखो, चाहे वो निर्देश हो, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो कोई नीतिगत फैसले हो,
हर चीज़ को लिखो। इससे क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद उसमें डिबेट कर सकते हैं, उसमें डिस्कस कर सकते हैं कि गड़बड़ कहाँ हो गया, ये क्यों सही सफल हो गई, यानी कि ये पॉलिसी में ये चीज़ें करनी चाहिए, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे ही जब वो लिख लिख के हर चीज़ें करते थे तो एक ऐसी शासन की संस्कृति पैदा हुई जो ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित थी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी जो शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। किसने अभिलेख कक्ष बनवाए? अंग्रेजों ने। क्यों? ताकि वो ये समझते थे कि हमारी हर कागजात, हर डॉक्यूमेंट्स, इनको संभाल कर रखना चाहिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम बनने लग गए। ठीक, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार यानी आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए जाने लग गए। 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को क्या निर्देश भेजे गए, क्या सुझाव भेजे गए, ये भी हम देख सकते हैं। कहाँ पर देख सकते हैं? जो ये अभिलेखागार होते हैं। ठीक है। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। कह रहा है कि 19वीं सदी के जो शुरुआती साल थे वहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये वाले, तो उसमें क्या किया गया, इनकी कॉपीज बनानी शुरू हो गई। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं? उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे, खुशनवीसी के माहिर लिखते थे, यानी जो एक्सपर्ट होते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते थे। खुशनवीसी के मतलब समझे, यानी जो सुलेखन होते हैं ये बहुत अच्छा लिख लेते हैं ना, उनकी राइटिंग वाइटिंग बहुत गजब की होती थी। तो जो सुलेखन में एक्सपर्ट थे, ऐसे लोग इन चीज़ों को लिखा करते थे, कॉपी किया करते थे, किसी दस्तावेज की नकल उतारा करते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लग गई थी। मतलब कह रहा है कि 19वीं सदी के मध्य तक, यानी 1850 के आसपास का समय, ठीक, ये होता है 19वीं सदी के मध्य। और यहाँ तक ज़्यादा छपाई तकनीकी नहीं थी, तो इसलिए हाथ से ही कॉपी किया जाता था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे छपाई तकनीक फैलने लग गई। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की कई कॉपीज बनाई जाने लग गई। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। मतलब अंग्रेज कहते थे कि अगर हम इस कंट्री पर जा रहे हैं शासन करने, तो शासन कब कर पाएंगे? जब इस देश को अच्छी तरह जान लो, वहाँ के लोगों को समझ लो, वहाँ की चीज़ों को समझ लो, तभी तो अच्छे से वहाँ पर शासन कर पाएंगे। 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किया जाने लगे। सर्वेक्षण क्यों करवाए जाने लगे? ताकि वो इस देश के बारे में जान सकें, यहाँ के लोगों की भावनाओं के बारे में जानें, कहाँ पर क्या है वो जानें, और क्यों जानें, ताकि वो शासन अच्छे से कर सकें, गड़बड़ ना हो। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह कैसी है, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों में व फसलों का पता लगाया जाता था। मतलब धरती की सतह के पता लगाया गया कैसी है, मिट्टी की गुणवत्ता पता लगाया गया, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों का पता लगाया गया, जीव जंतुओं तथा स्थानीय जो इतिहासों और फसलें कैसी थीं, इसका भी पता लगाया गया। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी थी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, उनकी जातियां क्या हैं, इलाके कहाँ हैं, कौन से हैं, और वो व्यवसाय क्या करते हैं, ये सभी डिटेल भी इकट्ठा की जाने लगी, कलेक्ट की जाने लगी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाने लग गए। मतलब समझ गए, जनगणना से लेकर, यानी जनता कहाँ रहती है, इलाका कैसा है, फसल क्या उपजाती है, व्यवसाय क्या करती है, लोगों की संख्या क्या है, जातियाँ क्या हैं, इससे लेकर के वो वैज्ञानिक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन का सर्वेक्षण, ये सभी सर्वेक्षण इन्होंने करवाया और सारे डाटा कलेक्ट करे।
और डाटा कलेक्ट करके उसको एनालिसिस किया ताकि भारत में शासन और मजबूत कर सकें और अच्छे से कर सकें। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे जो भी सरकारी रिकॉर्ड हैं, इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमको ये पता लगता है। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। मतलब कह रहा है कि हम ये तो जान जाएंगे, ये सारे रिकॉर्ड्स जो आए सरकारी, इससे हम ये कि जान जाते हैं कि ये सरकार क्या सोचती है, लेकिन इससे हम ये नहीं जान पाते कि आम जनमानस क्या सोचता है। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और भी देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनके भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले जो दूसरे सोर्सेज हैं उनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यानी कह रहा है कि अगर हम हिस्ट्री जानने के लिए उस समय के सरकारी रिकॉर्ड्स पढ़ें, ठीक कि ये सोचे कि इसमें चीज़ें मिल जाएंगी, तो इसमें भाई केवल सरकार की चीज़ें मिलती थी। सरकार क्या सोचती है, सरकार क्या करना चाहती है, ठीक। आम जनमानस के बारे में कैसे सोचें, आम जनमानस के बारे में कैसे जानें। आम जनमानस के बारे में जानने के लिए क्या किया गया, उस समय जो लोग थे उनके बायोग्राफीज़ पढ़ने की कोशिश की गई, वहाँ पर स्थानीय बाज़ारों में क्या बिकता था वो जानने की कोशिश की गई। लोग जो डायरियाँ लिखते थे, तीर्थ यात्राओं पर जाते थे या कुछ यात्रियों के अपनी बातें हैं जो उन्होंने अपने डायरियों में लिखा, वो चीज़ें पढ़ने की कोशिश करी। ऐसे धीरे धीरे करना हमने जानने की कोशिश करी कि उस समय क्या चलता था, कैसे कैसे आम जनमानस का जीवन था। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लग गई। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखना शुरू कर दिया। कवियों ने और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे, जिनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। मतलब कह रहा सरकारी रिकॉर्ड तो सरकार के बारे में बता दिया कि सरकार क्या सोचती है, और जो भी हमने ये उपन्यास, कविताएं या कहानियाँ जो उस समय के लोगों ने लिखी उनको पढ़ा तो ये समझ में आया कि हाँ ठीक है, इन लोग का जीवन कैसा होता था। अब क्या है, फिर भी बहुत से ऐसे समाज के लोग थे जो वंचित रह गए, जैसे आदिवासी हैं, किसान हैं या गरीब मजदूर है जो कि पढ़ा लिखा नहीं, उसने तो अपनी चीज़ें लिखी ही नहीं, उनके बारे में आप कैसे जानेंगे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको इस बात समझ में आने लगेगी, आपको ये भी बात समझ में आने लगेगी, ठीक है। मतलब कह रहा है कि आदिवासी, गरीब मजदूर या किसान जो लिख पढ़ नहीं पाते थे, इनके बारे में कैसे हम जानकारियाँ पाएंगे, कैसे कैसे जानेंगे, तो वो भी आपको पता लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि उनके बारे में कैसे जानेंगे। इसी किताब में हम जब आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे तब, ठीक। तो ये वाला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 हमने कर लिया कंप्लीट। इसमें मुख्यतः क्या पढ़ाया गया, तिथियों का महत्व क्या है, तिथियों का महत्व क्या है, ठीक है। हिस्ट्री क्यों महत्वपूर्ण है और हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई। पहले हिस्टोरियंस क्या करते थे, फिर हिस्टोरियंस ने क्या करना शुरू किया, कैसे कैसे हिस्ट्री को जानना शुरू किया, है ना। जेम्स मिल आए, जेम्स मिल ने क्या किया, हिस्ट्री का डिवीज़न किया, बांटा, ठीक। उसके आगे के हिस्टोरियंस ने इतिहास को कैसे बांटा, उन्होंने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटा। आधुनिक काल ये किसको मानते थे, जहाँ पर विज्ञान था, तर्क था, लोकतंत्र था, मुक्ति थी, है ना। लेकिन कहा कि ऐसे तो फिर अगर मानोगे तो आधुनिक काल फिर अंग्रेजों का काल कैसे मान लिया, वहाँ तो मुक्ति थी नहीं, वहाँ तो समानता थी नहीं, है ना। फिर आगे चल कर हमने ये देखा कि हम इतिहास को जानने के लिए क्या क्या सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं जो सरकार सर्वेक्षण कराती थी। सर्वेक्षण क्यों कराती थी, ताकि आम जनमानस या लोगों के बारे में जान सके, इस भारत के बारे में जान सके, ताकि वो शासन और अच्छे से चला सके, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कहा कि उस सरकारी रिकॉर्ड्स को हम पढ़ के इतिहास नहीं जान सकते, क्योंकि वो सरकारी रिकॉर्ड्स तो वो होते हैं जो सरकार सोचती है, सरकार निकालना चाहेगी।
आम जनमानस कैसे, उनके बारे में कैसे जाने, उनके बारे में हमने तब की उपन्यास, कहानी, कविताएं, इनके माध्यम से जानना शुरू किया। लेकिन इनमें कहानियों में, कविताओं में, उपन्यासों में जो अपने आइडियोलॉजी वो प्रचार करते थे वो तो चलो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसमें आदिवासी, गरीब मजदूर, किसान ये बच गए, क्योंकि ये बेचारे लिख ही नहीं पाते थे। तो इनके बारे में कैसे जानेंगे, इसके बारे में कैसे जानेंगे, ये हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं? ये ओवरऑल सारांश था। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आपको आपने ये देखा, वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई बात हो, कुछ पूछना हो, कोई सजेशन देना हो। अगर और मेरे दोस्त अगर हो सके कुछ तो प्लीज़ 10-5 लोगों में इसको शेयर करो, अपने इस यूट्यूब के परिवार को और बढ़ाओ, अपना भी योगदान करिए इस यूट्यूब चैनल को और आगे तक ले जाने में। हमारा परिवार जितना बड़ा होगा, हमें पढ़ने में और ये सारी मेहनत करने में और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आप भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। MCQs के जो भी आते हैं वीडियोस उसको भी ज़रूर देखा करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आप अपना ये यूट्यूब चैनल समय पथ PCS अकेडमी। थैंक यू सो मच।